Hello everyone, I'm Justina Perez and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 24th March 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. But before we begin, let's see the comment section. मेरे पिछले वीडियो में मैंने जो questions पूछे थे उसका अभी हम डिस्कशन करते हैं. तो बहुत नए नाम भी दिखाई दे रहे हैं and very well I see many students are attempting these questions. It's very important fact based questions है ये. तो जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये कब आया था, एस्टैब्लिश हुआ था, एंड यस दिस वाज इन 2008. हमने यूपीआई के बारे में ही देखा था उस वीडियो में, सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू अबाउट एनपीसीआई व्हिच हैज आल्सो क्रिएटेड द बीम ऐप. इसके अलावा मैंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पूछा था बिकॉज वी डिस्कस्ड सुनीता विलियम्स बुश जो आए हैं, एस्ट्रोनॉट्स आए हैं वापस धरती में, तो इनके बारे में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे थे. एंड दिस ऑर्बिट 16 टाइम्स इन अ डे, अर्थ के एक दिन में 16 बार ये घूमते हैं. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड. चाइना का स्पेस स्टेशन पूछा था विच इज तियांगोंग. Tiangong is चाइना का स्पेस स्टेशन. दे आर नॉट पार्ट ऑफ इसरो. चाइना इज नॉट पार्ट ऑफ ISS. सो यहाँ पे याद रखना तियांगोंग जो है ये इनका स्पेस स्टेशन है. अपार्ट फ्रॉम दैट येमेन के बारे में मैंने पूछा था, उनके सराउंडिंग कंट्रीज, और यस येमेन के नेबर्स हैं. वी हैव with regard to Saudi Arabia and we also have Oman, right? Apart from that, Bab-el Mandab Strait की बात करें, we see that रेड सी और इंडियन ओशन को ये ज्वाइन करता है. तो इंडियन ओशन और रेड सी के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है? बाबिल मंडप. सो दीज आर ऑल द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आई आस्क्ड. आई सी मेनी पीपल हैव आंसर्ड. देवांशी, धैर्य, प्रणव, कार्तिक, गार्गी, वेरी वेल मेघा, वेरी वेल. ऐसे ही आंसर करते रहिए आज के भी वीडियो में. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे. और आज का जो दिन है मनाया जाता एज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे. 24th मार्च is celebrated as World Tuberculosis Day. तो हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बेसिक्स जान लेते हैं एंड उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है उसकी भी जानकारी लेते हैं. फर्स्टली, व्हाट डू यू मीन बाय ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस ये बीमारी जो है ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है. बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ओके, तो जिसके कारण जो स्प्रेड होता है इट इज मेनली थ्रू टाइनी ड्रॉपलेट्स. अगर खांसी या छींक की वजह से इट मोस्टली गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. और जो ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं यू मेनली इट्स द लंग्स दैट आर अफेक्टेड बट इट कुड बी एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. तो ब्रेन, एब्डोमेन, ग्लैंड्स, बोन्स, आपका नर्वस सिस्टम, कुछ भी हो सकता है जो अफेक्ट कर सकता है ये बैक्टीरिया. ये एक सीरियस कंडीशन है लेकिन इसका क्योर पॉसिबल है, इसका इलाज पॉसिबल है अगर टाइम से वो किया जाता है. अगर पूरा कोर्स कंप्लीट करते हो देन द पर्सन कैन बी कंप्लीटली क्योर्ड. इसके लिए हम देखते हैं एक वैक्सीन भी है और इस वैक्सीन का नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. अ वैक्सीन दैट इज यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस. बचपन में आपको ये दिया गया है आपके पेरेंट्स ने, तो ये वैक्सीन का नाम क्या है फॉर ट्यूबरक्लोसिस ये आप मुझे बताएंगे. इंडिया का टारगेट क्या है? नाउ द सरप्राइजिंग पॉइंट इज 26% पूरे वर्ल्ड में जो ट्यूबरक्लोसिस के केसेस है ना 26% केवल इंडिया में ही है. So this is a big number that we see. And despite having a big number of cases in India, हमारा टारगेट क्या है कि हम इस साल टीबी को एलिमिनेट करेंगे. क्या कर पाएंगे? It's questionable. But हमारा टारगेट है कि इस साल हम ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करेंगे. Way beyond, जैसे prior to the world target, वर्ल्ड का टारगेट है कि 2030 तक वो एलिमिनेट करेगा पूरे वर्ल्ड में. And this is with regard to SDG goal. हमारा गोल नंबर 3 है कि हम मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, HIV, एड्स ये सब डिजीजेस जो है एलिमिनेट करेंगे बाय 2030. ये टारगेट है. बट हमने क्या किया है? हमने टारगेट इसको 5 साल शिफ्ट आगे किया है 2025. पहले ही हम इसको एलिमिनेट करेंगे. तो ये है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में है. और आज का जो दिन है व्हाई स्पेसिफिकली मार्च 24th, क्या हुआ इस दिन में? इस दिन 1882 में
डिस्कवर किया गया था ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किसने? इट इज बाय डॉक्टर रॉबर्ट कोच। तो डॉक्टर रॉबर्ट कोच ही डिस्कवर्ड दिस बैक्टीरिया जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ऑन 24 मार्च 1882। इसीलिए हम इसको मनाते हैं। तो फर्स्ट टाइम वी सेलिब्रेटेड इन 1993 बिकॉज 1992 से 100 साल पूरे हुए थे एंड देन वी रियलाइज कि केसेस और सब बढ़ रहे हैं, इसका प्रॉपर स्टिग्मा अटैच हो गया है। सो ऑल ऑफ दिस को हम कॉम्बैट करने के लिए वी डिसाइडेड टू सेलिब्रेट वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। इस साल का जो थीम है इट इज यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आर्टिकल क्या है। आर्टिकल है मेघालय से रिलेटेड। अभी मेघालय की गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है कि टीबी के केसेस कम से कम हो, बहुत सारा एफर्ट्स लेके आ रहे हैं। कैसे एफर्ट्स? तो यहाँ पे उन्होंने जो सर्वाइव करते हैं, टीबी को ओवरकम किया है, जिनको हम टीबी सर्वाइवर्स कहते हैं जनरली, इनको उन्होंने बोला है हम टीबी चैंपियंस कहेंगे। सो टू रिमूव द स्टिग्मा अटैच की जो बीमारी है, ये स्प्रेड हो सकता है, तो जो टीबी मरीज हैं उनके साथ बात नहीं करो, उनके साथ एंगेज ना करो। तो ये जो स्टिग्मा जो अटैच है इसको हटाने के लिए इनको उन्होंने नाम चेंज कर दिया एज टीबी चैंपियंस। इनका रीस्किलिंग भी कर रहे हैं, इनको अलग अलग स्किल्स भी दे रहे हैं। फर्दर ये दूसरे जो मरीज हैं इनको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए इंपॉर्टेंट काम करते हैं। Clear? So this is with regard to Meghalaya. What is Meghalaya doing with regard to TB? Now let's understand हमारा जो टारगेट है टीबी को खत्म करने का is 2025. What is India doing for that? ये भी हम समझते हैं कि इंडिया ने कौन से स्टेप्स उठाए हैं ताकि हम टीबी 2025 में खत्म कर पाए। तो पहला इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, राइट? तो ये जो है इट वाज मेनली टू प्रोवाइड पीपल विद टीबी एडिशनल सपोर्ट, न्यूट्रिशनल, डायग्नोज करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, ओके, कोई और दूसरा सपोर्ट देने के लिए हमने ये टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया था। इसके अलावा एक पोर्टल भी है कॉल्ड एज निक्षय पोर्टल। तो जो टीबी के मरीज हैं इनको क्या किया जाता है, इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसे भिजवाते हैं, जाके उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर होके दे कैन स्पेंड फॉर देयर न्यूट्रिशनल नीड्स, राइट? बिकॉज हम देखते हैं कि दे रिक्वायर गुड सप्लीमेंट्स, राइट? विद रिगार्ड टू मेडिसिन की जरूरत है, उनको आवश्यकता है गुड फूड्स की, राइट? गुड प्रोटीनियस फूड की। तो इसीलिए यहाँ पे उनको मदद किया जाता है कि तुम अच्छे से खा पी सको। तो निक्षय पोषण योजना है, फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट टीबी पेशेंट्स के लिए और ऐसे 1 करोड़ बेनिफिशरीज को यहाँ पे लाभ मिला है। इनके अलावा निक्षय पोर्टल की बात करें, ये टीबी केसेस को ट्रैक करने में कि कितने केसेस हैं ये भी मदद करता है। सो गवर्नमेंट के पास प्रॉपर आइडिया है, प्रॉपर डेटा है, राइट? एंड वी हैव निक्षय मित्रा जो कमिट टू सपोर्ट करते हैं इंडिविजुअल्स हु हैव टीबी, सो सपोर्टिंग पीपल, गिविंग देम मोटिवेशन, राइट? ताकि वो अपना कोर्स कंप्लीट कर पाए। अलग इसके अलावा कोई ड्रग्स भी है जो गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करता है फॉर टीबी पेशेंट्स फॉर फ्री, दैट इज बीटाक्विलाइन एंड डेलामाइड। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि ये दो ड्रग्स किस डिजीज को क्योर करने के लिए है, मलेरिया, एड्स, कैंसर, टीबी, ऐसे आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो याद रखना बीटाक्विलाइन एंड डेलामाइड। इनके अलावा वी हैव द 100-day टीबी चैलेंज एलिमिनेशन कैंपेन, 100-day टीबी एलिमिनेशन कैंपेन, बिकॉज जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 में खत्म करना है। तो उन्होंने एक फुल एफर्ट्स लिया कि अच्छे से टेस्टिंग करें, अर्ली डिटेक्शन हो, ट्रीटमेंट हो, कम्युनिटी या लोगों का पार्टिसिपेशन हो, ताकि हम ये डिजीज या ये महामारी को खत्म कर पाए। सो दिस इज विद रिगार्ड टू एफर्ट्स दैट आर टेकन बाय इंडिया विद रिगार्ड टू टीबी एलिमिनेशन। Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल एक अवार्ड के बारे में है, तो जल्दी से जान लेते हैं ये अवार्ड किसके बारे में है। So here this award is given to R.K. श्री राम कुमार, इनको ये अवार्ड दिया गया है। एंड ये जो अवार्ड है, अवार्ड का नाम क्या है? संगीता कलानिधि अवार्ड।
ये म्यूजिक एकेडमी ने दिया है। म्यूजिक एकेडमी किसकी? मद्रास म्यूजिक एकेडमी। एंड वील अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस अवार्ड ऑल अबाउट। तो संगीता कलानिधि अवार्ड, ये जो अवार्ड है ये हाईएस्ट अवार्ड होता है इन द फील्ड ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। कर्नाटिक म्यूजिक में इस सेक्टर में हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? संगीत कलानिधि अवार्ड। इसमें अब देख सकते हो कि 1942 इंडिपेंडेंस के पहले से ये स्टार्ट हुआ है और इसमें क्या क्या मिलता है? जो अवार्डीज है इनको मिलता है एक गोल्ड मेडल और एक साइटेशन जिसका नाम है बिरुदु पत्रा। ओके, सो लाइक अ सर्टिफिकेट, यू कैन से लाइक अ सर्टिफिकेशन, साइटेशन। ओके, इनके अलावा यू ऑल्सो हैव अदर अवार्ड्स जिसका नाम है संगीत कला आचार्य। संगीत कला आचार्य, दिस वाज इन 1993 और ये किसको दिया जाता है? सीनियर कोई प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स है, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, इनको ये दिया जाता है। एंड दोस हु हैव हेल्प्ड ब्रिंग मोर सच स्टूडेंट्स और डिसाइपल्स इन दैट फील्ड, राइट। आचार्य जैसे कि टीचर का काम जैसे किया है, बहुत सारे डिसाइपल्स को उन्होंने ये जॉनर में लेके आए हैं, तो उनको ये उनके ये कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो दो हमने देखा, एक कलानिधि है और एक है कला। और ये कौन देता है? जैसे मैंने कहा मद्रास की म्यूजिक एकेडमी देती है। और ये कब स्टार्ट हुई? दिस वाज इन 1927। जो जब कांग्रेस के सेशंस हुआ करते थे तो मद्रास में जब ये सेशन हुआ तो एक यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम एक अवार्ड्स देते हैं या हम रिकग्नाइज करते हैं जो एफर्ट्स म्यूजिशियंस है, तो इससे हमारा कला जो है, हमारा जो म्यूजिक है, हमारा डांस है, ये भी उभर के आ जाएगा। सो दैट इज व्हेन 1927 दे डिसाइडेड टू गिव रिकग्निशन टू द टैलेंट्स। इनके अलावा हम देखते हैं दे मेनली गिव सेट स्टैंडर्ड्स फॉर कर्नाटिक म्यूजिक। कर्नाटिक म्यूजिक क्या है इसके बारे में भी हम जानकारी ले देंगे। एंड कौन से अवार्ड्स देता है? संगीता कलानिधि अवार्ड, ऐसे नृत्य कलानिधि फॉर डांस के लिए। ओके, तो डांस के लिए किसको अवार्ड मिला है वो भी हम देखते हैं। फिर कला आचार्य, ये तो अभी हमने देखा सीनियर परफॉर्मर्स के लिए। TTK इज ऑल्सो अगेन फॉर परफॉर्मर्स विद रिगार्ड टू म्यूजिक। ओके, सो म्यूजिकोलॉजिस्ट अवार्ड्स, ये तो अलग अलग अवार्ड्स के लिए ये म्यूजिक मद्रास म्यूजिक एकेडमी देती है। ना क्विकली लेट्स सी विच आर द अदर अवार्डीज। तो यहाँ पे और किसको मिला है अवार्ड्स बाय द मद्रास म्यूजिक एकेडमी? नृत्य के लिए यानी कि डांस के लिए। सो वी हैव उर्मिला सत्यनारायण। ओके, सत्यनारायण, इनको मिला है डांस के लिए। कला आचार्य के लिए वी हैव श्यामला वेंकटेश्वरन जो वोकलिस्ट है, गायक है। एंड वी हैव TR गोविंदराजन जिनको तविल इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इट लुक्स लाइक अ ड्रम, राइट, इट लुक्स लाइक अ तबला लाइक थिंग। सो दिस इज तविल। TTK अवार्ड्स ये दिया जाता है परफॉर्मर्स के लिए, जैसे कि मदाम्बी सुब्रमण्य नंबूतिरी, उनको कथकली के लिए मिला है। वीणा के लिए वी हैव JT जयराज कृष्णन एंड जयश्री जयराज कृष्णन। ओके, सो दे आर द कपल दैट इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो अवार्ड्स दिया जाएगा जनवरी में देते हैं, तो जनवरी 1 अगले साल 2026 में दिया जाएगा। ये नृत्य कलानिधि जो है दिस विल बी गिवन अगेन नेक्स्ट ईयर in the annual dance festival. Now let's firstly see ये कर्नाटिक म्यूजिक क्या होता है जिसमें इन लोगों को अवार्ड्स मिले हैं। कर्नाटिक म्यूजिक जो है ये साउथ इंडिया का म्यूजिक है, साउथ इंडिया का क्लासिक म्यूजिक है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया में वी हैव द हिंदुस्तानी म्यूजिक, राइट। सो इन साउथ इंडिया व्हाट वी हैव द कर्नाटिक म्यूजिक। तो ये कौन से स्टेट्स में है? यू फाइंड इट इन तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। बट नॉट जस्ट इंडिया, वी ऑल्सो हैव इन श्रीलंका। श्रीलंका में भी आप देख सकते हो ये म्यूजिक इवॉल्व हो गया है, राइट। एंड दिस मेनली साउथ इंडिया शोज द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेट द्रविडियन कल्चर। तो यहाँ पे इनका जो जेनेसिस है देख सकते हैं। हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक? पुरंदरास। ओके, पुरंदर दास। अपार्ट फ्रॉम दैट कर्नाटिक म्यूजिक में दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एक है राग, दूसरा है ताल। जो राग है ये स्केल होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 7 नोट्स। जैसे हम सबको पता है सा रे ग म प ध नी, राइट। तो ये जो 7 है दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द राग एंड द ताल इज द रिदम। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें कर्नाटिक म्यूजिक का पार्ट है।
सो दिस इज विद रिगार्ड टू द अवार्ड्स एंड द विनर्स। तो जल्दी से हमने देखा किसको मिला है कलानिधि अवार्ड। वी हैव RK श्रीराम कुमार, इनको अवार्ड मिला है। और किस इंस्ट्रूमेंट के लिए मिला है इनको, याद रखना, इनको मिला है वायलिन के लिए। सो वायलिनिस्ट है ये, वायलिन के लिए इनको अवार्ड ये मिला है। तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है हमारा, ये द हिंदू के फ्रंट पेज पे है। दिस इज विद रिगार्ड टू CJI seeks details of guards at judges home. Now what is this article about? यहाँ पे हमको obviously controversy ये important नहीं है, but CJI के बारे में, judges के बारे में ये information important है, तो ये हम जानेंगे। पर पहले controversy समझते हैं, तभी तो थोड़ा आइडिया मिलेगा कि क्या exactly हो रहा है। तो एक दिल्ली के हाई कोर्ट का जज है, इनका नाम क्या है, यशवंत वर्मा। तो यशवंत वर्मा के घर, ठीक है, क्या मिला है, मेनली एक इनका जो स्टोर रूम है, यहाँ पे एक फायर इंसिडेंट हुआ, आग लग गई थी। और ये आग में जब बुझाई गई थी, वी फाउंड सम करेंसीज, ओके, 500 नोट का जो नोट्स हैं, ये आधे बर्न्ट हुए मिले गए हैं। और ये एक दो नहीं है जिसको हम ऑब्वियसली भूल जाएं, बट ये जो है गोनी भर के, मतलब सैक्स ऑफ 500 करेंसी नोट्स जो आधे जले हुए मिले हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज दिस केस इज, 14 मार्च को ये फायर का इंसिडेंट हुआ, लगभग शाम के 11 साढ़े 11 बजे। लेकिन जो दिल्ली के कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, इन्होंने ये इंसिडेंट रिपोर्ट किया चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के जो है DK उपाध्याय को, बहुत लेट, यानी कि अगले दिन इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया हाई कोर्ट के, सॉरी वी कैन से चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट। कब किया उन्होंने, अगले दिन, यू कैन से अराउंड 4-5 o'clock किया। सो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन है कि ये जो सैक ऑफ मिला है, 500 करेंसी नोट्स मिला है, ये क्या करप्शन का पैसा है, किससे रिलेटेड है ये, है ना। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इन्होंने इतना लेट इंफॉर्मेशन क्यों दिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को ये इंफॉर्मेशन बहुत लेट क्यों मिला, व्हाई नॉट इमीडिएटली व्हेन दे फाउंड समथिंग लाइक दिस इंसिडेंट। सो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आए, एंड वी सी द स्टेपिंग अप ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या CJI यहाँ पे स्टेप इन करते हैं, जो है संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना ने क्या किया, 3 जज बेंच का एक कमिटी बिठाई, ओके, टू प्रोब दिस इशू। तो यहाँ पे उन्होंने बुलाया चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट के और कर्नाटका के हाई कोर्ट के जज में एक टीम बना दी, और ये 3 टीम हाई कोर्ट के जजेस के यहाँ पे ये पूरा इंक्वायर कर रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली मामला है, क्या है। देखो आप नोट्स भी देख सकते हो यहाँ पे जो मिला गया है। अभी जो चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट या यू कैन से हाई कोर्ट के जज जो है यशवंत वर्मा, इनका क्या कहना है इस सिलसिले में। इन्होंने कहा है कि ये जो नोट्स मिले हैं ये मेरे नहीं हैं, ये मुझे नहीं पता कहाँ से है, और ये जो स्टोर रूम में है ये मेरे मेन घर का पार्ट नहीं है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ माई मेन रेजिडेंस। और ये जो एक्सेस है, बहुत लोगों के पास ये एक्सेस है, ठीक है, जो गार्ड्स हैं, जो लोग काम करते हैं, सो दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सेस टू दिस रूम, एंड ही डिनाइज दीज एलिगेशंस। सो लेट्स सी विद रिगार्ड टू व्हाट फर्दर हैपेंस। ये कमिटी जो है, जो प्रोब कर रही है, क्या इनका फाइंडिंग्स है, ये सब देखना बाकी है। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द रोल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट कैसे होती है जजेस की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर आते हैं एग्जाम में, राइट। लेट्स क्विकली सी द फर्स्ट एस्पेक्ट, क्वालिफिकेशन। अगर आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है तो आपको कितना तजुर्बा चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया क्या क्या है इसके। सो फर्स्टली यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू नीड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट, एटलीस्ट 5 years का आपका तजुर्बा होना चाहिए। इसके अलावा एटलीस्ट 10 years अगर आप एडवोकेट है ऑफ हाई कोर्ट, सो ईदर ऑफ द टेन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट भी हो सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्वालिफिकेशन ये थोड़ा वेग है कि बस बोला है कि एक जूरिस्ट होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
राइट। और अभी जैसे मैंने कहा इट इज संजीव खन्ना। ओके, इनका भी रिटायर होने वाले हैं जल्द ही, मई में ये रिटायर होने वाले हैं। देन वी विल सी हु इज द न्यू CGI देन। तो अपॉइंटमेंट की बात करें, हु अपॉइंट्स, प्रेसिडेंट इज द वन दैट अपॉइंट्स, राइट। पर प्रेसिडेंट अपने खुद की मनमर्जी से तो नहीं करता। तो यहाँ पे यू हैव द यूनियन लॉ मिनिस्टर जो रिकमेंडेशन देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर फर्दर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि तुम यहाँ इसको वोट करो या इसको अपॉइंट करो, राइट। बट ये भी अगर हम देखते हैं, ये भी जो recommendations are सब होते हैं, it is also based on something known as the collegium system. Okay, collegium system की बात करें with regard to appointment of judges. Appointment of judges में very important aspect is collegium system. तो ये collegium system क्या है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। So collegium system की अगर हम बात करें, we see ये एक मैकेनिज्म होता है अपॉइंट करने के लिए जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज नॉट अगेन आई एम सेइंग CGI, आई एम टॉकिंग इन जनरली अगर जजेस को अपॉइंट करना है, राइट। तो ये जो है इट इज मेनली नॉट बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू इवॉल्व हुआ है ये सिस्टम। तो मान लो कि हमको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना है, तो CGI और 4 सीनियर मोस्ट जजेस यहाँ पे रिकमेंडेशन देते हैं, क्लियर। इसके अलावा अगर हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट करना है तो वी हैव CGI ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तो वापस से मैं कह रही हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं देन यू हैव CGI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, whereas for हाई कोर्ट यू हैव CGI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ओके, तो यहाँ पे हाई कोर्ट है विद रिगार्ड टू दिस। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें व्हाट इज द रोल ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रोल की बात करें ये है मास्टर ऑफ द रोस्टर। व्हाट डू यू मीन बाय मास्टर ऑफ द रोस्टर, यानी कि अगर उनको केसेस एलोकेट करना है तो कौन केसेस एलोकेट करता है, इट इज द CGI दैट डिसाइड्स किस जज को किस केस में अटेंड करना चाहिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कोलिजियम सिस्टम को हेड करता है, जैसे हमने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द वन दैट प्रिसाइड्स इन हाई कोर्ट का जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है, तो ये भी इनके सिस्टम को हेड करते हैं। अगर कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ या अपॉइंटमेंट्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ये सब भी वो ही देखते हैं। ही सेड ही इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन अमंग ऑल द अदर जजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट लेकिन इनके कोई जुडिशियल पावर, कोई सुप्रीम पावर नहीं है डिस्पाइट बीइंग द CGI। तो ये है कि वो सबके समान ही है, इट डजंट हैव एनी एडिशनल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपार्ट फ्रॉम द वंस दैट आई हैव मेंशन्ड। तो ये हमने देखा कि कैसे CGI का रोल है, और अगर CGI को भी हटाना है, राइट, वी सी दैट ये प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी से हटा नहीं सकता। यहाँ पे पार्लियामेंट जो है स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी के थ्रू यहाँ पे वोटिंग करती है। ऑन किसके बेसिस में उनको निकाला जाता है? देयर आर ओनली 2 बेसिस दैट दे कैन बी रिमूव्ड, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। हाउएवर ये जो टर्म्स है बहुत वेग है, इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर याद रखना है कि ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है पार्लियामेंट ही निकाल सकती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस या CGI को, राइट। तो हमने कोलिजियम सिस्टम या अपॉइंटमेंट कैसा होता है ये भी अच्छे से जाना है। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू दिस रीजन कॉल्ड एज कुर्दिस्तान। ये जो रीजन है कुर्दिस्तान, ये क्या है अभी हम देखते हैं। व्हाट इज द ज्योग्राफी ऑफ इट, वेयर इज दिस लोकेटेड, इज इट अ कंट्री, ये सब भी हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, कुर्दिस्तान जो है यहाँ पे लोकेटेड है, ओके, एंड यू सी दैट इट इज लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स। मतलब देखो ये टर्की का पार्ट है, टर्की के पार्ट में ये लोकेटेड है, कुछ पार्ट है जो अर्मेनिया का है, कुछ पार्ट ईरान का है, कुछ पार्ट जो है इराक का है। यू कैन सी द कुर्दिस्तान जो है इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज, क्लियर। सो लेट्स नाउ सी हाउ इज द ओरिजिन ऑफ दिस कुर्दिस्तान, अभी क्या चल रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन हम जानते हैं जो द हिंदू में मेंशन किया है। सो फर्स्टली कुर्दिस्तान, एज आई सेड, ये लोग जो वहां पे रहते हैं इनको कुर्द्स कहते हैं, ठीक है। सो दे आर इनहैबिटेड बाय कुर्द्स।
और ये जो रीजन हम देख रहे हैं, इट इज़ अ माउंटेनियस प्लेटो रीजन, ठंड रीजन है, स्नोफॉल और सब होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ टर्की, इराक, सीरिया, अर्मेनिया, ईरान, सम पार्ट्स ऑफ ईरान एज वेल। तो ये सब रीजन्स है फॉर इन द कुर्दिस्तान। इसका जो कैपिटल है ये इरबिल है। कैन यू टेल मी वेयर इज इरबिल लोकेटेड? क्या ये सीरिया में है, इराक में है, ईरान में है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आप मुझे बताएंगे। इरबिल इज लोकेटेड वेयर? या तो कैपिटल अगर पूछा जाएगा विच दे कंसिडर, ये कुर्दिस्तान के लोग जो कुर्द्स है ये कंसिडर करते हैं कि इरबिल जो है ये हमारा कैपिटल है। अभी हम देखते हैं इनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो हिस्ट्री की बात की जाए, दे आर नोमैडिक। नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते थे, एंड दैट इज व्हाई दे स्प्रेड अक्रॉस दीज रीजन्स। ये स्प्रेड होते हैं टर्की, ईरान, इराक ऐसे रीजन्स में। इनको क्या चाहिए? इनका डिमांड है कि इनको एक सेपरेट कंट्री चाहिए जिसे वो कुर्दिस्तान कहते हैं। Alright, so they wanted to have a separate country called as Kurdistan, and since the concept occurred of a nation state, जब Ottoman Turk या Ottoman empires rule कर रहे थे, तो Ottoman empire की बात करें, they were ruling in the region of Turkey, Greece, बुल्गारिया, यहाँ पे ये रूल करते थे। बट ऑफ कोर्स हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर के बाद इनका पावर गया, है ना। जो अथॉरिटेरियन रूलर था उसके बाद वंस दे रिमूव दैट रूलर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, दे डिड नॉट, दे वर काइंड ऑफ डिसइंटीग्रेटेड। सो वी सी कुर्द जो है, एक इनका ड्रॉबैक है कि अनलाइक टर्क्स, अनलाइक अर्मेनियंस, ये जो कुर्द्स है इनका कोई सिंगल आइडेंटिटी नहीं है। एज यू कैन सी दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट रीजन्स, तो इनका एक ऐसा नहीं है कि कॉमन डायलेक्ट है, इनका ऐसा कॉमन आइडेंटिटी नहीं है। ओके, सो दे डोंट कंसिडर वन सच थिंग, जिसके कारण कंट्री बनना बहुत ही डिफिकल्ट था, राइट। सो नेशनलिज्म की भावना तभी नहीं थी, बिकॉज इनका जो आइडेंटिटीज है बहुत डाइवर्स है, बहुत डाइवर्स कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज हैं, जिनके कारण इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म अ सेपरेट कंट्री। So you see that this prevented them to become a country after World War I, even after the disintegration. ठीक है। Now Ottoman Empire के अंडर ये काम करते थे as soldiers. Okay, they were allies, they were soldiers, but इनका जो autonomy है ये lost हुआ because of modernization efforts. Because you know we know that they could not become a country. Ottoman Empire गया, ये बहुत सारे disintegrate हुए, पर ये जो है बहुत ही डाइवर्स ग्रुप था, आपस में बहुत टाइप्स के बीच में भी यहाँ पे अनबन थी। सो दे वर नॉट एबल टू फॉर्म अ सिंगल कंट्री। देन अ ट्रीटी वाज साइन कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ सेवरेसी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी और जिसमें मेंशन किया था कि कुर्द्स को भी एक ऑटोनॉमी, एक कंट्री फॉर्म की जाए, बट बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। सो ट्रीटी ऑफ सेवरेस टॉक्ड अबाउट हैविंग अ सेपरेट रीजन फॉर देम। Then what happened is World War 1 के बाद एक टर्किश रिपब्लिक स्टार्ट हुआ और कौन थे लीडर? मुस्तफा केमाल अतातुर्क। तो इन्होंने क्या किया? He wanted it all to come together, assimilate करना चाहते थे और उन्हें ये जो कुर्द का जो डिमांड है ये वॉइस डाउन किया। इन्होंने बोला नहीं नहीं ये सब नहीं हो सकता, we are all going to be one region, जिनके कारण इनका जो आवाज है दब गया। एंड इन्होंने बहुत कोशिश की, रेजिस्टेंस किया, रिवोल्ट किए कि हमको एक सेपरेट टेरिटरी चाहिए। 1920s और 1930s में बहुत सारे रिवोल्ट्स भी हुए थे। तो यहाँ बस मैंने एग्जांपल्स के तौर पे आपको दिया है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट। फर्दर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होता है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो रिवोल्ट होने के बाद, बिकॉज 20s-30s बहुत सारे रिवोल्ट हुए लेकिन सप्रेस हुए, बट वी सी मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ। टर्की के जो पॉलिटिकल स्टैंड चेंज हुआ, जैसे कि पहले एक ही रूलर जैसे थे, अभी क्या हुआ? मल्टी पार्टी सिस्टम हुआ। तो ऑपोजिशन ने भी कुर्द्स के लिए आवाज उठाई, मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन हुआ, आइडियोलॉजीज आए, नेशनलिस्ट की भावना पैदा हुई, जिनके कारण वापस से कुर्द के राइट्स को एडवोकेट किया, आगे रखा।
सो अगेन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वापस से हम देखते हैं कुर्द्स वापस आ रहे हैं, अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, अपने राइट्स रख रहे हैं। तो 1978 और अभी तक अगर हम देखें कुर्दिस्तान में क्या हो रहा है, इस रीजन में क्या हो रहा है, तो एक ग्रुप है जिसका नाम है PKK, बहुत फेमस ग्रुप है ये, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। Now this particular PKK ये टेररिस्ट कहलाते हैं इन टर्की, इन US, इन यूरोपियन यूनियन। हाउएवर रशिया और इवन UNSC इसको टेररिस्ट नहीं मानती, ठीक है, बिकॉज इट इज सेड दैट रशिया ऑल्सो सपोर्टेड देम अगेंस्ट प्रॉक्सीज, ओके, अपने डिमांड्स और सब अपने मोटिव्स रखने के लिए उन्होंने इनको भी सपोर्ट किया। तो अभी क्या हो रहा है, PKK जो था ये फाउंड किया गया था अब्दुल्ला ओस्कलिन ने 1970s में, और ये जो ग्रुप है इन्होंने टारगेट करना स्टार्ट किया टर्की के गवर्नमेंट के खिलाफ, या जो भी टर्की के गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो भी कुछ कुर्द जो है लैंडेड क्लास जो होते हैं, जो नोबल्स जो होते हैं जो सपोर्ट करते हैं टर्की गवर्नमेंट को, इनको भी उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। सो देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड एज टेररिस्ट। टर्की गवर्नमेंट ने 1999 में ओकलन को उन्होंने अरेस्ट किया था, ओके, इस अब्दुल्ला को अरेस्ट किया था। एंड फाइनली हम देखते हैं मार्च 1, 2024 फाइनली एक सीज फायर डिक्लेयर किया है PKK ने विद द टर्की गवर्नमेंट। आफ्टर ओकलिन, अब्दुल्ला ओकलिन ने कहा है अभी कि हम ये जो PKK ग्रुप है ये बंद करते हैं, वी आर डिसआर्मरिंग देम, ये ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करते हैं। तो ये अभी तक न्यूज़ है। तो ये क्वेश्चन उठता है कि क्या कुर्दिस्तान कभी पैदा होगा कि नहीं, क्या कुर्दिस्तान अभी जो नेशनलिस्ट भावना पैदा हुई थी पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्या वापस से कुछ ऐसा फॉर्मेशन होगा? दैट इज द क्वेश्चन इन हैंड, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल हमने देखा है कुर्दिस्तान के रिलेटेड, कैसा वो फॉर्म हुआ, कैसे इट रोज, कैसे इन पे रिवोल्ट चले, सप्रेस किया गया, वापस से किसने इसको अराइज किया था, अब्दुल्ला ओकलिन ने। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम PKK इनका जो इन्फ्लुएंस है दूसरे कंट्रीज में भी दिखाई दी। दूसरे कंट्रीज यानी जैसे सीरिया मैंने कहा, इराक, ईरान, यहाँ पे भी ऐसे ग्रुप्स फॉर्म हुए जो कुर्दिस्तान के राइट्स को आगे रखने के लिए आए, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज टेररिस्ट बाय USA लाइक PKK इज। ऐसा क्यों? बिकॉज जो US और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं अपने डिमांड्स के साथ अपना जो मोटिव है वो फुलफिल करते हैं। जैसे कि सीरिया में जो ग्रुप था कुर्दिस्तान से रिलेटेड, इनको US ने सपोर्ट किया था। क्यों? उन्होंने इनको सपोर्ट किया था ISI के खिलाफ। ओके, सो दिस इज हाउ दे आर वर्किंग। जब उनकी मनमर्जी है तब उनको सपोर्ट करेंगे, जब उनको लगता है कि नहीं ये हमारे अगेंस्ट है तो उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं। सो दिस इज व्हाट द वेस्टर्न पावर्स आर डूइंग स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। तो ये अभी तक अप टू डेट हमने देखा कि अभी क्या हो रहा है कुर्दिस्तान से रिलेटेड। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू मेघालय। तो मेघालय में अभी हम देखते हैं कि वी सी only one railway line or railway line that is established. What is the name of this railway station? इसको नाम है मेहंदी पत्थर। ये गारो हिल्स, नॉर्थ गारो हिल्स में है और ये फंक्शनल है सिंस 2014। एंड इन्होंने एक फर्स्ट फ्रेट, ओके, तो यहाँ पे शिपमेंट्स भी यहाँ पे मिले गए हैं पहली बार, इज व्हाट दे आर सेइंग। इमेजिन आफ्टर ऑल दीस इयर्स वी फाइंड फर्स्ट टाइम ऐसा एक शिपमेंट आया था इस रेलवे स्टेशन में। सो क्या कभी दूसरा रेलवे स्टेशन बना नहीं? ओके, व्हाट एग्जैक्टली, व्हाई इज दिस रीजन लेस इन नंबर? क्यों यहाँ पे रेलवे लाइन यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं हुआ? आइए जान लेते हैं। तो पहले 3 रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट्स प्रपोज किया था, नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर बट जस्ट वील सी द नेम्स, ओके। एक है तेतिलिया बिरनीहाट, दूसरा है बिरनीहाट शिलोंग एंड तीसरा है चंद्रनाथपुर जवाई लाइन। तीनों जो है ओके ऑपरेशनल नहीं है, तीनों रेलवे लाइंस ऑपरेशनल नहीं है। नाउ व्हाट वर द रीजंस कि वो ऑपरेशनल नहीं है? पुराने हैं, 2011-10 इतने पुराने जो रेलवे लाइंस हैं स्टार्ट हुए लेकिन कंप्लीट नहीं हुए, स्टार्ट नहीं हुए। व्हाट इज द रीजन फॉर इट?
रीजन है कि यहाँ पे ऑपोजिशन दिखाई दे रहा है फ्रॉम द लोकल कम्युनिटीज इन मेघालय। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बंद हो गए हैं एंड वी सी कि अगर सभी स्टेट्स की बात करें, सब स्टेट्स में जो कैपिटल है दे हैव रेलवे कनेक्टिविटी, बट शिलोंग विच इज द कैपिटल ऑफ मेघालय इज द ओनली स्टेट कैपिटल जिसमें कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है। So what is the reason why we are not having connectivity here of railways? Why do we see opposition from the local groups? पहला रीजन है कि ये जो लोकल कम्युनिटीज है ये फियर करते हैं कि बाहर वाले आएंगे और हमारा जो कल्चर है ये डाइल्यूट करेंगे, डिसरप्ट करेंगे। ओके, हम माइनॉरिटी की तरह रह रहेंगे जब ये फॉरेनर्स आके यहाँ पे हम बस जाएंगे, तो इसीलिए ये माइग्रेशन के खिलाफ है। They don't want this influx of outsiders. उनको लगता है कि वो गंदगी और सब फैलाएंगे, है ना, उनका जो कल्चर ट्रेडिशंस पे टांग अड़ाएंगे, तो हमको ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पे उन्होंने अपोज किया। सेकेंड थिंग, वो डिमांड कर रहे हैं इनर लाइन परमिट। अभी ये क्या है इनर लाइन परमिट, आइए जान लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इनर लाइन परमिट जो है ये ब्रिटिशर्स के टाइम से आया था। सो इट्स लाइक एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो स्टेट इशू करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है, कोई भी अगर विजिट कर रहा है इंडिया से भी। सो इट डज नॉट कि ओनली फॉर फॉरेनर्स। तुम अगर राजस्थान से हो और तुम जा रहे हो ऐसे रीजन में जहाँ पे परमिट चाहिए, यू रिक्वायर दिस डॉक्यूमेंट, तो ही आप उसमें पैर रख सकते हो, राइट। तो ये जो है रिस्ट्रिक्टेड प्रोटेक्टेड रीजन्स के लिए आपको एक परमिट की आवश्यकता है, तो ही आप उसमें एंटर कर पाओगे। तो ये ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था एंड दिस इज पर्टिकुलर, द ब्रिटिशर्स का जो रेगुलेशन था इट वाज स्टार्टेड इन 1873, बट इसको फॉलो किया गया था इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। नाउ ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिशर का लॉ इंडिपेंडेंस के बाद क्यों फॉलो करना? ब्रिटिशर्स का अलग रीजन था ये लॉ लेके आने का। व्हाट इज द ब्रिटिशर्स रीजन? ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स वर मेनली वांटिंग टू कंट्रोल द लैंड, है ना, उनको ज्यादा आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी थी उनकी कि उनको ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करना था उस रीजन को। सो दे डिड ऑल ऑफ दिस थिंग्स दैट अगर आपको चाहिए तो आपको एक परमिट लेके आना। बट इंडिपेंडेंस के बाद हमने ये पॉलिसी फॉलो की थी बिकॉज हमारे रीजन्स अलग थे। हमने सोचा ये जो ट्राइबल लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं, अगर यहाँ पे बाहर के लोग बस जाते हैं या आ जाते हैं, ये उनके कल्चर को इंटरफियर करेंगे, राइट। यहाँ पे उनके जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, दिस शुड बी मेंटेन, दिस शुड बी प्रिजर्व्ड, राइट। सो दैट इज व्हाई टू अवॉइड दिस क्लैशेस बिटवीन कम्युनिटीज एंड आउटसाइडर्स, ये इनर लाइन परमिट स्टार्ट या फॉलो कर रहे थे, कंटिन्यू कर दिया। बट रिमेंबर दिस इज नॉट इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इट्स ओनली इन स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, विच इज द रीजन्स अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। ओके, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ओके, तो आपको इसे शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो नाम। ओके, सो मेघालय में ये इनर लाइन परमिट नहीं है, तो वो कहते हैं कि हाँ यहाँ पे भी इनर लाइन परमिट होना चाहिए, बिकॉज अगर इनर लाइन परमिट हुआ देन वी विल बी एबल टू स्टॉप दीज आउटसाइडर्स, हम रेगुलेट कर पाएंगे। और ये कहते हैं कि रोड में चेक करना इजी है, बट रेलवेज में आप कैसे चेक कर पाओगे, इसीलिए उनको रेलवे लाइन ये जो है they don't want connectivity with regard to railways. So this is with regard to inner line permit which Meghalaya is wanting in their region. Let's now proceed to the last article of the day. और ये जो article है it is with regard to India impose कर रही है anti dumping duty किस पे? चाइना के गुड्स पे for 5 years. अभी क्वेश्चन आता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है? एंटी डंपिंग ड्यूटी एक मेजर है, मान लो कंट्री ए कंट्री बी पे लगा रहा है, ठीक है, कंट्री बी जो है इस पे एक ड्यूटी लगा रहा है। क्वेश्चन है क्यों लगा रहा है ए बी पे? बिकॉज बी जो है ए कंट्री में गुड्स लेके आ रहा है जो बहुत ही चीप है। मान लो ये जो पेन है नॉर्मली 100 रुपए में बन जाता है, आप उसको बोल रहे हो कि ले लो, मैं 1 रुपए में आपको पेन दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ए कंट्री के जो लोग हैं
ये बोलेंगे 1 रुपए में पेन ले रहे हैं, तो हम सब ये गुड्स लेके आते हैं, है ना, जिसके कारण बी बेनिफिट करेगा बिकॉज ये मास प्रोडक्शन और सब करके ये अपना प्रोडक्ट्स ए में डंप कर रहा है, राइट, ये ए में डंप कर रहा है. सो दिस इज वेयर ए सेज कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स मेरे जो ए में है इनको अभी ठेस पहुंचाते हैं. वाई इज ए मैन्युफैक्चरर्स हर्ट? बिकॉज ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ये पेन उनका 100 रुपए में बिकता है, तो अगर कोई भी उनका पेन नहीं लेंगे, राइट, दे आर गोइंग टू अंडरगो सम लॉसेस. सो हियर दैट इज व्हाई वी सी द एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अप्लाइड, ओके, बाय कंट्री ए ऑन कंट्री बी, ताकि इधर के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं इनको हार्म ना हो, मेनली फ्रॉम द फॉरेन गुड्स कमिंग इनटू इंडिया. तो जो हमने ड्यूटीज या टैक्सेस हम बी पे लगाते हैं, इतने टैक्सेस लगाते हैं कि जो बी और प्रोडक्ट जो आ रहा है वो अभी टैक्सेस लगा के मान लो 70 रुपीज में हो गया, बिकॉज इसके टैक्सेस हाई हैं. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, वेयर कंट्री ए पुट्स ऑन कंट्री बी बिकॉज कंट्री बी इज डंपिंग चीप गुड्स इन कंट्री ए, जिसके कारण जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको यहाँ पे लॉसेस हो रहा है क्योंकि उनके गुड्स कोई खरीद नहीं रहे हैं. और हम देख रहे हैं हम कंट्री बी पे लगाते हैं ताकि ये जो अपने गुड्स यहाँ पे डंप ना करे. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द एंटी डंपिंग, और इसका पर्पस यही है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करो फ्रॉम द चीप इंपोर्ट्स दैट आर कमिंग, ओके, ताकि लोग उनके भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के भी गुड्स खरीदें. एंड इट विल ऑल्सो प्रिवेंट injury to local manufacturers because of the extra imports that are coming. देखो हमको क्या बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, हमको डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रमोट करना है, ना ही हमको इंपोर्ट करना है. सो दिस इज द रीजन द गवर्नमेंट गिव्स व्हाई वी आर एडिंग. तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऐड किया गया था, सॉफ्ट फेराइट कोर्स, फ्लास्क, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, पॉलीविनाइल क्लोरो पेस्ट रेजिन, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स में इंडिया ने इन पे ड्यूटीज लगाई हैं जो चाइना से ये लेके आते हैं. सो दिस इज द होल आर्टिकल विद रिगार्ड टू दिस, एंड वी आर डन विद टुडेज डिस्कशन. होप you have understood these articles. If you have any questions with regard to this, please use the chat box and ask me, and I will answer this in the next video. Thank you so much for watching.